नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंथेटिक्स एकेडमी में। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। कैसी कल्पना? मान लीजिए आज हमें अपने कार्यालय में या अपने घर पर अपनी पूरी बात समझानी है, लेकिन शर्त यह है कि हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मतलब ना हम हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही कोई इशारा कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल स्थिर। अरे ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। बिना कुछ किए बात कैसे समझाई जाएगी? बिल्कुल, और हमारी भाषा में भी बिल्कुल यही स्थिति होती है। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम वाक्यों के उस धड़कते हुए दिल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अगर निकाल दिया जाए तो बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर भाषण भी एक लाश के समान बेजान हो जाएगा। सही कहा ना मैंने? एकदम सटीक। हम बात कर रहे हैं क्रिया की। आज हम इसे शून्य से लेकर शिखर तक समझेंगे। जी हाँ, और हमारा आज का मिशन केवल व्याकरण की परिभाषाओं को तोते की तरह रट्टा मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम अपनी अध्ययन सामग्री का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि क्रिया असल में काम कैसे करती है। हम इसके प्रकारों, बेहतरीन उदाहरणों और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें पहचानने की उन अचूक तरकीबों पर चर्चा करेंगे जो भाषा को देखने का नजरिया ही बदल देंगी। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अक्सर लोग व्याकरण के नाम से ही घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह केवल परीक्षाओं के लिए बने कुछ नीरस नियम हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है ना? लेकिन जब मैं इन लेखों को पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि वाक्यों में क्रिया की भूमिका सच में एक इंजन की तरह होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वही तो क्रिया है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे सरल पहचान है। हमारी सामग्री में कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सीता गा रही है, श्याम दूध पी रहा है और सोहन कॉलेज जा रहा है। हाँ, इन सभी वाक्यों में गाना, पीना और जाना कार्य हैं। और जरा सोचिए, अगर इन कार्यों को हटा दें तो बचेगा क्या? बचेगा सीता दूध है, श्याम दूध है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यही बात है। निष्कर्ष यही निकलता है कि वाक्य की जान क्रिया ही होती है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर जब हम इस अवधारणा की और गहराई में जाते हैं तो एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है। जी। सवाल ये है कि अगर क्रिया वाक्य की जान है तो इस जान का मतलब इस क्रिया का जन्म आखिर कहाँ से होता है? ये शून्य से तो प्रकट नहीं हो सकती। सही बात है, इसका भी कोई मूल स्रोत होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हमारे सामने धातु का सिद्धांत आता है। अध्ययन सामग्री ये स्पष्ट करती है कि क्रिया का जो बिल्कुल मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़ या खा। ये बहुत दिलचस्प है। लिख, पढ़, खा, ये सुनने में अपने आप में अधूरे से लगते हैं, जैसे कोई कच्चा माल हो। अगर मैं इसे एक उपमा दूं, जी बताइए। तो ये ऐसे है जैसे एक कच्चे मकान का ढांचा। ईंटों से एक ढांचा तो खड़ा कर दिया जो कि हमारी धातु है, लेकिन जब तक उसमें छत या प्लास्टर नहीं लगता वो पूरा घर नहीं बनता। ना प्रत्यय। अच्छा, तो ना प्रत्यय जुड़ने से बात बनती है? जी हाँ, जब हम इस मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये एक पूर्ण और सामान्य क्रिया बन जाती है। जैसे लिख में ना जोड़ा तो लिखना, पढ़ में जोड़ा तो पढ़ना और खा से खाना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भाषा का पूरा आधार कितनी सरल और सटीक गणितीय संरचना पर टिका है ना? बिल्कुल। मतलब धातु और ना को जोड़ना किसी समीकरण की तरह है। बिल्कुल, ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, बल्कि एक अत्यंत व्यवस्थित विज्ञान है। और जो विद्यार्थी या श्रोता इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक तरकीब है। वो तरकीब क्या है? अगर किसी को कभी भी किसी क्रिया में उसकी जड़ यानी धातु को पहचानना हो तो बस उस शब्द में से ना को हटा दें। जो भी बचेगा वही उस क्रिया का मूल ढांचा यानी धातु है। यानी अगर शब्द दौड़ना है उसमें से ना हटा दें तो दौड़ बचा। ये तो बहुत ही तार्किक और आसान है। सटीक कहा। तो हमने धातु से एक इंजन तो बना लिया और उसे चालू भी कर दिया। ठीक है, इंजन चालू हो गया, काम शुरू हो गया। लेकिन जब ये इंजन चलता है, जब कोई कार्य होता है तो उसका असर किस पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्या ये बस हवा में तीर चलाने जैसा है या ये किसी निशाने पर जाकर लगता है? मेरा मानना है कि भाषा के इसी प्रभाव वाले नियम से कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का जन्म होता है। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। जब हम कार्य के प्रभाव या फल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो ही परिदृश्य बनते हैं। हमारी सामग्री के अनुसार कर्म के आधार पर क्रिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सही? जी हाँ, इन दोनों शब्दों के भीतर ही इनका अर्थ छुपा हुआ है।
सकर्मक यानी कर्म के साथ। इस स्थिति में जो भी कार्य हो रहा है उसका सीधा फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं हरि आम खाता है। बिल्कुल। अब देखिए, यहां हरि करता है, मतलब काम करने वाला। हाँ, वो खाने का कार्य कर रहा है, लेकिन उस खाने का सीधा प्रभाव आम पर पड़ रहा है। आम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है। तो इसका मतलब यहाँ आम कर्म है और क्रिया सकर्मक है। कार्य का फल सीधे किसी दूसरी वस्तु पर जा रहा है। एकदम स्पष्ट। और दूसरा प्रकार है अकर्मक। अकर्मक यानी बिना कर्म के, जहां वाक्य में कोई कर्म मौजूद ही नहीं होता। तो इसमें कार्य का प्रभाव कहा जाता है। इसमें कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता यानी काम करने वाले पर ही पड़ता है। लेख में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। बच्चा रोता है। यहाँ रोने का काम बच्चा कर रहा है। जी, और उस रोने की ऊर्जा, उसका पूरा प्रभाव सीधे बच्चे पर ही पड़ रहा है। बीच में कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिस पर रोने का असर हो। रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से तो ये समझ आ गया कि प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में मान लीजिए कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठा है, तो वो तुरंत कैसे पहचानेगा कि वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? क्या इसका कोई अचूक परीक्षण है? इसका एक बहुत ही अचूक सूत्र है, जिसे व्याकरण के जानकार क्या और किसको का नियम कहते हैं। अच्छा, ये नियम कैसे काम करता है? अगर किसी को भी वाक्य में क्रिया का प्रकार पहचानना है, तो उसे बस वाक्य की क्रिया से ठीक पहले क्या या किसको लगाकर एक प्रश्न पूछना है। ठीक है। अगर इस प्रश्न का कोई स्पष्ट और तार्किक उत्तर मिल जाता है, तो मान लीजिए कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे राम सेब खाता है। अब प्रश्न पूछिए, राम क्या खाता है? उत्तर मिलता है सेब। बिल्कुल, उत्तर मिल गया, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है। हाँ, ये क्या वाला नियम सुनने में तो जादुई लगता है, लेकिन क्या ये हर जगह काम करता है? एक विश्लेषक के रूप में मुझे यहाँ थोड़ा संशय हो रहा है। संशय कैसा? मान लीजिए मैं एक वाक्य कहूँ, हवा चल रही है या पेड़ से पत्ता गिरता है। अब मैं क्रिया से पहले प्रश्न पूछती हूँ, पेड़ से क्या गिरता है? उत्तर मिला पत्ता। तो क्या ये सकर्मक क्रिया हो गई? क्योंकि उत्तर तो मिल रहा है। क्या हम इस नियम में फंस नहीं जाएंगे? ये बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देखिए, क्या का उत्तर तो मिला कि पत्ता गिरता है। हाँ, बिल्कुल मिला। लेकिन हमें यह देखना होगा कि वाक्य में काम कौन कर रहा है। गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता ही तो गिर रहा है। ठीक कहा। यानी पत्ता यहाँ कर्म नहीं है, बल्कि वो स्वयं करता है। और हमने सीखा था कि जब काम का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक होती है। ओह, तो क्या का जो उत्तर है वो कर्ता से अलग होना चाहिए। 100% अलग होना चाहिए। राम क्या खाता है? सेब। यहाँ राम काम करने वाला है और सेब वो वस्तु है जिस पर असर हो रहा है। दोनों अलग हैं। लेकिन क्या गिरता है? पत्ता। यहाँ पत्ता ही काम करने वाला है। एकदम सही। इसलिए पत्ता गिरता है, अकर्मक है। वाह, ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। बात दिमाग में बिल्कुल साफ हो गई। और हमारी सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और भी है। हाँ, एक विशेष सुझाव है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां क्या का प्रश्न हमेशा बेतुका ही जान पड़ता है, जैसे हंसना, रोना और सोना। हम ये नहीं पूछ सकते कि वह क्या सोता है या वह किसको हंसता है। बिल्कुल बेतुका है। इसलिए ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि हंसना, रोना और सोना हमेशा हर परिस्थिति में अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये कार्य केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है। तो हमने ये तो देख लिया कि कार्य का जन्म कैसे होता है और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। लेकिन जब हम बोलते या लिखते हैं तो क्या हर बात एक ही सांचे में ढली होती है? नहीं, भाषा में बहुत विविधता होती है। बिल्कुल। कभी हम सीधे काम करते हैं, कभी किसी और से करवाते हैं, तो कभी दो कामों को जोड़ देते हैं। ये हमें वाक्यों की एक पूरी वास्तुकला की ओर ले जाता है। संरचना या वास्तुकला सच में भाषा का सबसे रचनात्मक हिस्सा है। हमारी अध्ययन सामग्री के अनुसार संरचना के आधार पर क्रिया के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। 5 प्रकार? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक नई क्रिया का निर्माण करती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ही काम को बताने के लिए 2 अलग-अलग क्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं? जी हाँ। उदाहरण के लिए, उसने सांप को मार डाला।
यहाँ मारना एक क्रिया है और डालना दूसरी क्रिया है। लेकिन ये दोनों अलग अलग काम तो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये मिलकर एक ही काम को पूर्णता और तीव्रता दे रहे हैं। इसी तरह वह गाने लगी, यहाँ गाने और लगी मिलकर संयुक्त क्रिया बनाते हैं। यानी जहां भी दो क्रियापद एक साथ एक ही अर्थ के लिए दिखें, वो संयुक्त क्रिया है। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है पूर्वकालिक क्रिया। इसका क्या अर्थ है आपके अनुसार? मुझे व्यक्तिगत रूप से ये हमारे दैनिक जीवन के समय प्रबंधन की तरह लगता है। इसका मतलब है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया। एकदम सही व्याख्या है। इंसानी दिमाग घटनाओं को क्रम में देखता है और पूर्वकालिक क्रिया इसी क्रम को दर्शाती है। इसकी पहचान की एक बहुत ही सरल तरकीब लेख में दी गई है। जी, वो ये है कि पहली क्रिया के अंत में हमेशा कर या करके जुड़ा होता है। जैसे सुजय सोकर उठा है या तुम खाना खाकर सो गए। हाँ, यहाँ सोकर और खाकर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं, मैं कार्यालय पहुंचकर संदेश भेजूंगी। यहाँ पहुंचकर पूर्वकालिक क्रिया है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, जो कि मेरा पसंदीदा है, प्रेरणात्मक क्रिया। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, इस स्थिति में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या उससे करवाता है। और इसकी पहचान की ध्वनि बहुत विशिष्ट होती है। शब्द के अंत में आना या वाना की ध्वनि आती है। उदाहरण के लिए, मालिक नौकर से काम करवाता है या वह पेड़ कटवा चुका है। बिल्कुल सही। अगर मैं एक मजेदार उपमा दूं, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया किसी व्यापारिक जगत के चतुर प्रबंधक की तरह है। अच्छा, वो कैसे? वह प्रबंधक खुद अपनी कुर्सी से उठकर प्रस्तुति नहीं बनाता, वो अपनी टीम से प्रस्तुति बनवाता है। वो खुद काम नहीं करता, बस दूसरों से करवाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक और मनोरंजक उपमा है। ये रूपक श्रोताओं के मन में हमेशा के लिए छप जाएगा। जो लोग दूसरों से काम निकलवाना जानते हैं, वे प्रेरणार्थक क्रियाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर चौथा प्रकार है नाम धातु क्रिया। ये उन क्रियाओं को कहते हैं जो सीधे तौर पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं। यानी किसी नाम वाले शब्द का अचानक से कार्य या एक्शन में बदल जाना। जी हाँ, जैसे झूठ एक संज्ञा है, एक अवधारणा है, लेकिन जब हम उसे क्रिया में बदलते हैं तो वो झुठलाना बन जाता है। और शर्म से शर्माना। बिल्कुल। और गरम जैसे विशेषण से गरमाना। सर्वनाम अपना से अपनाना। ये दिखाता है कि हमारी भाषा कितनी लचीली है। सच में, हम किसी भी भावना को क्रिया में बदल सकते हैं। और पांचवा प्रकार है कृदंत क्रिया, जिसके बारे में सामग्री केवल इतना उल्लेख करती है कि ये शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनती है। हाँ, जैसे चलता, दौड़ता आदि। इसका बस उल्लेख ही काफी है। तो हमारी वास्तुकला या वाक्यों का ढांचा अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। धातु समझ ली, प्रभाव समझ लिया, संरचना समझ ली, लेकिन क्या कुछ छूट रहा है? अभी भी एक चीज गायब है। एक ऐसा आयाम जिसके बिना इंसान का जीवन और भाषा दोनों अधूरे हैं, और वो है समय। कार्य तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? और यहीं पर वाक्यों के समर्थन प्रणाली यानी सहायक क्रिया का प्रवेश होता है। अगर हम गहराई से सोचें तो इंसानी सभ्यता का विकास ही समय को समझने से हुआ है। बिल्कुल। अगर हमारे पास समय बताने वाले शब्द ना हो तो हम कभी भविष्य की योजना नहीं बना पाएंगे। मुख्य क्रिया हमें कार्य के बारे में तो बता देती है, लेकिन अर्थ और काल यानी समय को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। यह हमेशा वाक्य के सबसे अंत में आती है। जैसे अगर मैं कहूं मैं बाजार जाती, ये अधूरा है। सामने वाला पूछेगा जाती थी, जाती हूं या जाती रहूंगी। सटीक। इसलिए जब आप कहती हैं मैं बाजार जाती हूं, तो यहाँ जाती मुख्य कार्य है, लेकिन हूं वो सहायक क्रिया है जो वाक्य को पूर्णता दे रही है और ये बता रही है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है। यानी सहायक क्रियाएं एक तरह से हमारी समय यंत्र की तरह हैं। समय यंत्र, ये बहुत ही गहरी बात है। तो ये सहायक क्रिया ही है जो हमें काल के आधार पर क्रिया के भेदों को समझने में मदद करती है, जिसे हम समय का चक्र कह सकते हैं। सामग्री काल के 3 बहुत ही स्पष्ट प्रकार बताती है। पहला है भूतकालिक क्रिया, जहां बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जैसे वह गांव चला गया, कार्य अतीत में हो चुका है। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया,
जो हमें बताती है कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है। जैसे मैं आम खा रहा हूं, और अंत में भविष्यकालिक क्रिया जो आने वाले समय में कार्य के होने की सूचना देती है, जैसे हम लोग कल अमेरिका जाएंगे। काल का ये चक्र भाषा को दिशा प्रदान करता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हमने धातु के ढांचे से लेकर कर्म के प्रभाव, संरचना और समय के चक्र तक बहुत सारे सूत्र जान लिए हैं। लेकिन जब तक हम इस सारे ज्ञान का एक परीक्षण ना करें, तब तक ये सिर्फ हवा में उड़ता हुआ सिद्धांत ही रहेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आइए हम सीखी गई सभी रणनीतियों को एक साथ लागू करते हैं और एक वाक्य का गहन विश्लेषण या कहें कि पद परिचय करते हैं। चलिए, हमारे पास एक वाक्य है, मयंक पतंग उड़ा रहा है। अब हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले कार्य क्या है? उड़ा रहा है, ये क्रिया है। कर एक कार्य को बता रहे हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। और काल क्या है? अंत में सहायक क्रिया है लगी हुई है, जो दर्शाती है कि काम अभी चल रहा है, यानी ये वर्तमान काल है। यह विश्लेषण बहुत ही शानदार था, जैसे किसी मशीन के पुर्जे खोलकर वापस जोड़ दिए हों। अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हमारे लेखों से एक त्वरित विश्लेषणात्मक परीक्षण पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि क्या हम बिना अटके इन्हें पहचान सकते हैं। बिल्कुल। पहला वाक्य है, वह हंसता है। हाँ, हमने पहले ही सीखा था कि हंसना, रोना, सोना ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। क्या हंसता है एक बेतुका प्रश्न है, इसलिए ये अकर्मक है। एकदम सही। दूसरा वाक्य है, राधा ने पत्र लिखवाया। यहाँ शब्द के अंत में वाना की ध्वनि आ रही है। राधा खुद पत्र नहीं लिख रही, किसी और से लिखवा रही है। इसका मतलब ये हमारी वही प्रबंधक वाली प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाक्य है, मैं नहाकर आऊंगा। यहाँ नहाकर में कर जुड़ा है, यानी एक काम पूरी तरह से खत्म होगा और फिर दूसरा काम शुरू होगा। ये समय के क्रम को दिखा रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। और अंत में चौथा वाक्य, राम ने खाना खा लिया। राम ने क्या खाया? खाना। उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक है। और खा तथा लिया दो क्रियाएं मिलकर एक अर्थ दे रही हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया भी है। बेहतरीन। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान केवल स्कूली परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन अचूक तरकीबों और क्या या किसको के प्रश्न पूछने की कला का ज्ञान ही शुद्ध और प्रभावशाली हिंदी बोलने की असली कुंजी है। आपने बहुत सही बात कही। व्याकरण कोई बाधा नहीं है जो हमें रोकता हो, ये तो हमारी बात को सटीकता से दूसरों तक पहुंचाने का एक सुंदर उपकरण है। जब हम अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी भाषा को नियंत्रित करते हैं। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। हमारी इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक रोचक विचार छोड़ना चाहती हूँ। श्रोतागण, जरा सोचें, अगर हम अपनी दिनचर्या पर गौर करें तो हम दिन भर में कौन सी क्रियाएं ज्यादा करते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम जीवन में सकर्मक फैसले ले रहे हैं, यानी ऐसे कार्य जिनका सीधा और सकारात्मक प्रभाव हमारे लक्ष्यों या हमारे आसपास के लोगों पर पड़ रहा है? या फिर हम अपनी जिंदगी को प्रेरणार्थक तरीके से चला रहे हैं, जहां हम खुद कुछ करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर टाल देते हैं और सिर्फ काम करवाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी भाषा की क्रियाओं पर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की क्रियाओं पर भी ध्यान दें। शायद वे आपके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बता सकें। आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।